वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लासेस में। तो आज हम हॉर्टिकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, आम में परागण किसके द्वारा होता है। तो बात करें आम में परागण, तो यहाँ पर आम में जो परागण है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है, जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं। यहाँ पर जल द्वारा जो होने वाला परागण है उसको हाइड्रोफिलस कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, एनिमोफिलस है ये जो है वायु द्वारा होने वाला परागण है, और एंटीमोफिलस है ये जो है कीटों द्वारा होने वाला परागण है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना, ऑर्नियोफिलस है ये जो पक्षियों द्वारा होने वाला परागण है उसके ऑर्नियोफिलस के। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, कुकुरबिटेसी नर एवं मादा का अनुपात कितना रखते हैं। तो यहाँ पर जो कुकुरबिटेसी में नर और मादा का अनुपात रखा जाता है वो 15:1 रखा जाता है। साथ ही ये भी ध्यान में रखना, पपीता और खजूर जो होता है उसके अंदर नर और मादा का अनुपात 1:10 रखा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न है, गायनोमोनोसियस का अर्थ है। तो यहाँ पर गायनोमोनोसियस का अर्थ होता है मादा और उभयलिंगी एक ही पौधे पर होना। साथ ही यहाँ पर यह ध्यान रखना, नर और मादा का एक ही पौधे पर होना मोनोसियस कहलाता है, और नर और मादा अलग अलग पौधों पर होना डायोसियस कहलाता है, और नर और उभयलिंगी एक ही पौधे पर होना एंड्रोमोनोसियस कहलाता है। तो यहाँ पर चारों बातें ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे पास अगला प्रश्न है, यहाँ पर इथाइलिन अवशोषक रसायन कौन सा है। तो यहाँ पर इथाइलिन अवशोषक जो रसायन है उसको ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केमेनोफोर। केमेनोफोर है जो इथाइलिन अवशोषक रसायन है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, अमरूद का खाने योग्य भाग है। तो यहाँ पर अमरूद का जो खाने योग्य भाग है ये पेरिकार्प प्लस थैलेमस होता है। साथ में ये पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा भी ध्यान रखना, ये जो है अंगूर का होता है, और जो प्लेसेंटा है वो बिलपित्र का होता है, यानी कि तीनों के तीनों ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीरे का फल प्रकार कहलाता है। तो यहाँ पर जो जीरे का फल प्रकार है वो सीजोकार्प कहलाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये जो भी अम्बेलिफेरी कुल के मसाले वाली जो सब्जियां होती हैं उन सब का जो फल प्रकार है वो सीजोकार्प होता है, जैसे गाजर है, धनिया है और सौंफ है। और सिलिकुआ की बात की जाए तो जो भी क्रूसीफेरी के अंदर आते हैं जैसे सरसों है, मूली है और कोलक्रॉप्स हैं उनका सबका सिलिकुआ होता है। और सरस की बात की जाए तो यहाँ पर सरस जो है जो भी सोलानेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू इनका सबका सरस होता है। और कैप्सूल की बात की जाए तो भिंडी और प्याज का यहाँ पर कैप्सूल होता है। इन चारों बातों को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, दीप्तिकालिता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर दीप्तिकालिता जो है वो प्रकाश की अवधि पर निर्भर करती है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो नारियल का खाने योग्य भाग है। तो यहाँ पर नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो एंडोस्पर्म होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग है वो कर्ड होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हेड का भी ध्यान में रखना, जो पत्ता गोभी होती है उसका खाने योग्य भाग हेड होता है, और जो बल्ब है वो प्याज का होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे पास अगला प्रश्न है, यहाँ पर अनार का फल प्रकार है। तो यहाँ पर अनार का जो फल प्रकार होता है वो बालुष्टा होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो गरीब का संतरा के नाम से किसे जाना जाता है।
तो यहाँ पर गरीब का जो संतरा है इसके नाम से टमाटर को जाना जाता है। साथ ही बैगन के बारे में ध्यान रखना, बैगन को एग प्लांट कहा जाता है, जो कि बहुत ही अभी वायरल चल रहा है। वो भी प्रश्न बहुत ही जगह पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आलू की बात की जाए तो सब्जियों का राजा है जो आलू को कहा जाता है। और भिंडी के बारे में भी ध्यान रखना, जो सब्जियों की रानी है वो भिंडी को कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न है, उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उष्ण जलवायु का जो सेब है ये अमरूद को कहा जाता है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए शुष्क जलवायु का सेब, तो शुष्क जलवायु का सेब जो है वो बेर को कहा जाता है। और आम को फलों का राजा कहा जाता है, साथ ही इसको राष्ट्रीय फल कहते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखना, इसको फलों का राजदूत भी कहा जाता है। आंवला के बारे में भी 2-3 बातें ध्यान रखना, आंवला को अमृत फल भी कहा जाता है और साथ ही साथ 21वीं शताब्दी का फल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर पपीते का जो पीला रंग है वो कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। और अगर पपीते में लाल रंग पूछा जाए तो लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। दोनों बातें यहाँ पर ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो अगर यहाँ पर मिर्च में तीखापन की बात की जाए तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है। अगर मिर्च में लाल रंग पूछा जाए तो लाल रंग जो होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है। और ये जो आइसोथायोसाइनेट है इसके बारे में भी ध्यान रखना, जो मूली में तीखापन होता है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। अगर प्याज में तीखापन पूछा जाए तो प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। यानी कि चारों के चारों बातें ध्यान में रखना, जो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पायरेथ्रम नामक जैविक कीटनाशी किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो पायरेथ्रम नामक जैविक कीटनाशी है वो गुलदाउदी से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है, आलू में हरेपन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो यहाँ पर जो आलू में हरेपन के लिए उत्तरदायी है वो सोलेनिन है, तो ये ध्यान में रखना। साथ ही साथ अगर पूछा जाए बैंगन में विषैला पदार्थ, तो जो बैंगन में जो कड़वापन होता है वो सोलेसोडिन के कारण होता है। और अगर टमाटर में विषैलापन पूछा जाए तो सेपोनिन के कारण होता है। और अगर तरबूज में विषैलापन पूछा जाए तो सेरोटिन के कारण होता है। यानी चारों के चारों बातें ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया को कहा जाता है, यानी कि ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। साथ ही साथ ये टिकोमेला अंडुलाटा भी ध्यान में रखना, ये राजस्थान का राज्य फूल है जो रोहिड़ा उसका वैज्ञानिक नाम है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना, फाइकस बेंगोलेंसिस ये जो अपने राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद उसका वैज्ञानिक नाम है। और ये भी ध्यान में रखना, नीलम्बोस्पिसिस ये जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल उसका वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्वासियोकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? क्वासियोकोर नामक रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। और कभी थायमिन की कमी से पूछा जाए तो यहाँ पर थायमिन की कमी से होता है बेरी रोग। और कैरोटीन की कमी से पूछा जाए तो यहाँ पर रतौंधी रोग होता है, ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ पर अगर टोकोफेरल से पूछा जाए तो यहाँ पर बंध्यता जो है वो टोकोफेरल से देखने को मिलती है। ये चारों के चारों बातें ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर जो भी राइबोफ्लेविन का मुख्य स्रोत होता है वो बिलपत्र होता है। गाजर का अगर पूछा जाए तो गाजर है जो वो कैरोटीन का मुख्य स्रोत होता है। और अगर यहाँ पर काजू पूछा जाए तो काजू है वो थायमिन का मुख्य स्रोत होता है। यहाँ तीनों की तीनों बातें ध्यान में रखना। होप आशा है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।